हाँ, so last time we had discussed up to the idea of Cannizzaro and aldol, which is basically the reactions of aldehydes and ketones. ठीक है, aldol के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, that is the criteria, and Cannizzaro सिर्फ तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो. अल्फा हाइड्रोजन दो अलग अलग दिए हैं, एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो भी aldol होगा, ये भी हमने देखा. और हमने एक उसका एक एक्सेप्शन भी देखा था, आइसोब्यूटाल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है पर वो नहीं करता, aldol नहीं करता. ठीक है, ये सारे हमने एग्जाम्पल सारे देख लिए थे, क्रॉस भी और सेल्फ भी. उसके बाद हमने यूजेस वगैरह तो मार्क कर लिए थे, दैट इज फाइन. कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज समझ में आएगी अपने को कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है आपका. COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, नो डाउट, दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. पर कार्बोक्सिल इज ऑल्सो एक्चुअली मेड अप ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड OH टुगेदर. इसका मतलब उसमें R है यानी अल्काइल है, ये C डबल बॉन्ड O है जो उसमें वो है यस, जो इसमें ये RC डबल बॉन्ड O OH है, तो टेक्निकली ये कार्बोनिल भी कंटेन करता है जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास था, और हाइड्रोक्सिल भी कंटेन करता है. तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल मिक्स कार्बोक्सिल, दैट्स द आइडिया. MCQs में ये ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोक्सिल क्या है, तो ये बेसिकली कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल है. ठीक है, कैसे पता? ये NCERT में यहाँ से लाइन है, सीधा सीधा उठाया हुआ है यहाँ से, देखो कार्बोनिल विद हाइड्रोक्सिल. तो NCERT की डायरेक्ट लाइन से वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको मालूम ही है, तो ये आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसमें हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल है, कार्बोनिल है, तो इसमें R ग्रुप जो है वो एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है ऑब्वियसली. तो अगर हायर मेंबर्स की R मतलब दिस R ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, राइट. अगर मैं हायर नंबर्स की बात करूं, जैसे कि कार्बन 12 to 15 उनकी बात करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं, फैटी एसिड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स. एंड फैटी एसिड्स आर एक्चुअली मोनोमर्स ऑफ विच कंपाउंड, ऑफ विच बायोमोलिक्यूल? ऑफ लिपिड्स. यस, so fatty acids are actually part of the biomolecules which are known as lipids. Okay, so fatty acids are part of lipids. Okay, fatty acids are esters of glycerol. These are very simple one lines are given, but इसमें काफ़ी कुछ है सीखने जैसा. Fatty acids are natural fats. They are esters of glycerol. Now we have studied glycerol in alcohols. What are glycerols? So glycerols are trihydric alcohols. Glycerols को अगर हम देखें, so they are trihydric alcohols, that is basically CH2, CH, CH2, इधर भी OH, इधर भी OH और इधर भी OH. इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का जब फैटी एसिड के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एस्टर बनता है, यानी रिएक्शन कौन सा हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है फिशर एस्टरिफिकेशन. एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, करेक्ट. तो एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर अगर बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट बना उसको लिपिड कहते हैं या फैट्स कहते हैं. फैट्स बोल लो, ऑयल्स बोल लो, लिपिड्स बोल लो, एक ही बात है. लिपिड्स में दो चीजें आती हैं. लिपिड्स के अंडर फैट्स भी आते हैं और oils भी आते हैं. फैट्स आर सॉलिड, ऑयल्स आर
लिक्विड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती कि लिपिड्स और फैट्स, अपने को बचपन से ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऐसा 3 बोलते हैं, लेकिन लिपिड्स आर डिफरेंट। फैट्स जो है वो लिपिड्स के अंडर आते हैं। तो जैसे आपको कोई पूछे कि भाई बटर नेचुरली सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पिघलाने से वो लिक्विड बन जाता है वो अलग बात है, बट नेचुरली सॉलिड, तो बटर इज फैट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्राउंड नट ऑयल तो नेचुरली, या कोकोनट ऑयल तो वो नेचुरली कैसा है, ऑयल है। हाँ, तो वो ये है, ऑयल है, लिक्विड है। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, फिलहाल उस पर लिख रहा हूँ, फिलहाल लिख रहा हूँ। लिक्विड। Okay, structure of carboxylic group, nomenclature we've done in detail, in quite a lot of detail in basics also. ठीक है, fine, that is okay. IC acid common names है Latin और Greek. Formic acid from red ants, formica means red ant. ये सारे मैंने लिखवाए हुए हैं. Acetic acid from vinegar, acetum means vinegar. Butyric acid from rancid butter मतलब खट्टा, rancid butter मतलब खट्टा बटर है ना, ब्यूट्रम मीन्स बटर। और मैंने और भी लिखवाया है वेलेरियम और वेलेरियन रूट्स, वैलेरिक एसिड है ना, केपर एल्डिहाइड, गोट मिल्क, केप्रोइक एसिड फ्रॉम गोट मिल्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स फाइन। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाई, 3 है तो ट्राई। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो उसको ज़रा क्लियर कर लें कि अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, यहां पे ध्यान देना अभी, I'll write it here. If we are talking about, let's say, COOH, that is dicarboxylic acid, and टोटल 4 है, जिसमें से 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही कार्बन है। हाँ, बट लॉन्गेस्ट चेन में ऑब्वियसली आप चारों को गिनोगे साथ में एक साथ, राइट? तो व्हेन आई draw the longest chain, इस तरह से, and here the name will be very obviously butane. Obviously butane तो है ही longest chain, but butane 1,4 मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? करेक्ट, तो यहां पे ब्यूटेन 1,4 मैं नहीं लिखूंगा। फर्स्ट पोजीशन पे भी, फोर्थ पोजीशन पे भी एसिड है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एसिड बाय डिफॉल्ट टर्मिनल है। तो जब ब्यूटेन बोल दिया और डाइओइक, डाई मतलब 2 ओइक एसिड बोल दिया, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात हो गई कि भाई डाइओइक बोल रहा है और ब्यूटेन भी बोल रहा है, मतलब पहले और चौथे नंबर पे ही रहेंगे 2, और कहाँ जाएंगे? करेक्ट, सो इट्स अ डिफॉल्ट टाइप ऑफ नंबर। Now you'll notice one more thing here. I did not remove the E. I did not call it butane. ये E नहीं निकाला। नॉर्मली IC एसिड होता तो E और I बाजू बाजू में नहीं आ सकता, बट यहाँ पर तो D है, यहाँ पर तो D आता है ना E के बाद में, तो चलेगा। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया। और एक प्यारा सा एग्जाम्पल करते हैं अपन, जैसे कि यस डेफिनेटली ब्यूटान और ब्यूटेन में ध्यान देना है, गलती नहीं करनी। सपोज मुझे इस तरह से उसने दे दिया, थोड़ा सा ध्यान देना, इस पर विशेष ध्यान देना, यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल से कि सर ये रहा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, और अगर हम ऐसे लेते, हाँ अगर हम ऐसे लेते हैं तो सर यहाँ तो हमको 5 ही मिल रहा है, तो हम 6 वाला क्यों नहीं लेंगे? हाँ एग्जैक्टली, तो फंक्शनल ग्रुप को ट्राई करना है कि इंक्लूड हो।
तो ये पेंटेन डाइओइक एसिड हुआ। देखो पेंटेन यानी कि 5 पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड हो गया और यहां पर इथाइल ग्रुप लग गया। हाँ तो 2 पे इथाइल, और पेंटेन को मैं 1,5 डाइओइक एसिड क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज हाँ करेक्ट है ना। तो ये एक चीज का काफी ध्यान देना है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये बड़ा यूनिक है, ये बड़ा यूनिक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नीट में आया हुआ है पहले AIPMT जब था, और ये वो कोई केरला उड़ीसा वाली CET नीट वगैरह में आया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास COOH CH2 CH COOH CH2 और COOH ऐसा एक कंपाउंड, मैंने इसको स्टार मार्क किया। इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन चाहिए। करेक्ट। सो नाउ इनिशियली आवर इंप्रेशन वुड बी कि हम लोग ऐसा लें और यहां पर इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करें, पर व्हेनेवर यू हैव ट्राई यानी कि 3 टर्मिनल ग्रुप्स, 3 साइनाइड 3 अल्डिहाइड 3 एसिड, ऐसा कुछ आ गया तो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसको लिखने का तरीका कंप्लीटली बदल जाता है। अब वो पुराने कोई भी रूल फॉलो नहीं होते, अब कुछ एक नया अलग रूल फॉलो होता है कि यहां पर पहले वो बोलता था कि अगर सिर्फ 2 होते तो इसको भी इंक्लूड करो, इसको भी इंक्लूड करो, करेक्ट। बट अब वो बोलता है जब 3 आ गए ना तो तेरे को भी नहीं मिलेगा, तेरे को भी नहीं मिलेगा। ये हमारे मम्मी डैडी करते थे, 2 भाई बहन झगड़ा कर रहे, पहले वाले को कुछ टॉय दिलाया, दूसरे को नहीं दिला सकते ना, पहले वाले से भी छीन लिया, तो तेरे को भी नहीं मिलेगा जा। ऐसा है यहाँ पे। तो बोले पहले इसको इंक्लूड कर रहे थे, इसको इंक्लूड कर रहे थे, अब तीसरा आ गया, किसी को नहीं इंक्लूड करेंगे, ऐसा हो गया। क्या करना है, इसका नाम कैसा होगा देखो। तो ये प्रोपेन है, तो ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन में फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। अब नाम इजी हो गया। तो इसमें पहले एक ऐसा सिस्टम होता था कि इसको 2 कार्बोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड ऐसा लिखते थे पहले, पर अब वो नहीं है। अब जो रिसेंट है उसमें प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत सारी जगहों पे जेई वगैरह में तो बहुत कॉमन है इस तरह का क्वेश्चन आना, पर नीट में भी डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमने लिख के रखा। अगर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल क्यों एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसीलिए मैंने लिखा, देखो ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों से ये एग्जाम्पल मिस हो जाता है। और ये सेम लॉजिक आपका साइनाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, और एसिड के लिए भी एप्लीकेबल है। बाकी सब तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक। वाई आर दीज इंपॉर्टेंट? दीज 5 दैट आई एम मार्किंग, केमिस्ट्री से ज़्यादा ये एक्चुअली आपको बायोलॉजी में बहुत काम आएंगे। तो नीट स्टूडेंट्स, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5। क्यों? क्योंकि ये आपकी बायोलॉजी की क्रेब्स साइकिल है, आप लोगों को मालूम है, सभी बच्चों को। क्रेब्स साइकिल में सक्सेनिक एसिड आता है, मेलोनिक, मैलिक, वहाँ पे मैलिक आता है जो एक एक्चुअली अनसैचुरेटेड एसिड है, मैलिक, ठीक है। बट सिट्रिक, ग्लूटारिक, अल्फा कीटो ग्लूटारिक आता है बाय द वे क्रेब्स साइकिल में। तो ये OMSGA, ठीक है। डाइओइक एसिड में OMSGA, हाँ, ठीक है। तो यहां पर OMSGA 2 3 4 5 और 6, 2 कार्बन का डाइओइक एसिड, 3 कार्बन का डाइओइक एसिड, 4 कार्बन का डाइओइक एसिड, 5 कार्बन का डाइओइक एसिड और 6 कार्बन का डाइओइक एसिड। और डाइओइक लिखना बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। जब 6 है तो 2 साइड पे COH है, यहाँ पे भी COH है, टोटल 6 करना है, मतलब बीच में CH2 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। बस कितना इजी है, तो इजी तरीका है इसको लिखने का। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जैसे कि एडिपिक एसिड पॉलीमर्स में नायलॉन बनाने के काम आता है।
नायलॉन की रस्सी होती है ना, जिससे अपन कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, है ना, या मछली पकड़ने का जाल बनता है, टूथब्रश की ब्रिसल्स बनती है ना, तो वो नायलॉन जो है वो एडिपिक एसिड से बनता है। तो एडिपिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये लास्ट वाला, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपको पता है, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा एक रेयर आपको इसी में ही एग्जाम्पल मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला किया था, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक वाले तो पता ही है अपने को, बेंजोइक है, फिनाइल एसिटिक एसिड है ना। इसमें भी एक यूनिक वाला है जो है थैलिक। बहुत बच्चे इसको पथैलिक बोलते हैं, पथैलिक नहीं है, पी साइलेंट है, थैलिक एसिड ना। थैलिक एसिड की एक यूनिक फीचर यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ध्यान देखना सब लोग, आप लोग, आप क्या, मैं वो आदत पड़ गई बड़े ग्रुप में पढ़ाने की। हाँ तो हाँ हाँ थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड के 3 वेरिएंट है। अब याद करना, मैंने कहा था डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 3 वेरिएंट्स कौन से होते हैं, याद है? करेक्ट, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो क्या ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो सही बात है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा होना चाहिए। तो क्यों नहीं लिखा ऑर्थो मेटा पैरा, सिर्फ थैलिक एसिड क्यों लिखा है? तो फिर टेक्स्ट बुक वालों ने गलती की है। नहीं, यहाँ पे भी एक विचित्र चीज होने वाली है। विचित्र चीज क्या होने वाली है, देखते हैं। विचित्र मतलब वियर्ड। तो जब इसमें हम ऑर्थो लिखते हैं तो ये रहा। मेटा कैसे लिखेंगे? तो इजी है, हम बोलोगे सर हाँ ये मेटा हो गया, ठीक है। पैरा कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर ये रहा। तो ठीक है, ये हो गया पैरा। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, डाई सब्स्टिट्यूट है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। तो इसमें क्या नया रॉकेट साइंस है? नया रॉकेट साइंस ये है कि इनके भी यूनिक नेम्स हैं। जैसे कि ऑर्थो को आप बोलोगे थैलिक, आप ऑर्थोथैलिक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सिर्फ थैलिक, PHTH है ना, थैलिक, PHTHALIC एसिड। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है, ऑर्थो का मतलब थैलिक, ओ थैलिक भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बट व्हेन यू से थैलिक इट मींस ऑर्थो। मेटा को क्या लिखेंगे, M? नहीं, थैलिक में इसको लिखते हैं आइसोथैलिक। अब बच्चे मेरे पास हर बार ये सवाल लेके आते कि ये क्या नया नाटक है सर, कंफ्यूज कर रहे हो, मेटा बोलो ना। अब ओनली फॉर थैलिक एसिड ये आपको आपके सिलेबस में देखने मिलेगा कि नॉर्मल को थैलिक बोलने का, ऑर्थो को, तो ऑर्थो को ऑर्थो नहीं बोलने का, सिर्फ थैलिक बोलने का, मेटा को आइसोथैलिक बोलने का, और पैरा को क्या बोलने का? उसके ऊपर गुस्सा कर रहे ऐसा, टेरिथैलिक एसिड, ऐसा टेरिथैलिक एसिड, TERE, ठीक है ना। मतलब ये याद रहेगा, अभी आई नो ऐसा हंसी आ रही होगी, बट ये याद रह जाएगा, थैलिक, आइसोथैलिक, टेरिथैलिक एसिड। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में उसको टरथैलिक भी बोलते हैं, TER या TERE, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दैट इज फाइन, बट एक्चुअल स्पेलिंग इज TERE। तो उसको लोग टरथैलिक या टेरिथैलिक बोलते हैं। It's just a name. Yes, it is derived from the word tertiary. वो पहले था वैसा, but only for thalic acid this usage is unique. Why this is again important to note is polymer chapters में एक polymer आएगा डाइमिथाइल टेरिफ्थैलेट, DMT। तो थैलिक एसिड नहीं पता, टेरिथैलिक एसिड नहीं पता, तो वो पॉलीमर समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो अभी से क्लियर रहेगा तो वो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये काफी जरूरी है। ओके, है ना। ओके, देन यू हैव
हाँ ओके, सो यू हैव द नेम्स, मतलब नॉमेनक्लेचर हो गया आपका, एसिड्स का सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए। उसके बाद आता है उसके बाद आपके पास आ जाता है उसके बाद आएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बॉन्ड, ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड है तो sp3 sp या sp2 क्या है, sp2 ऑब्वियसली, और sp2 है तो ज्योमेट्री क्या है, sp2 है तो ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी पूरी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है और सब कुछ प्लेनर है ऑब्वियसली। नाउ बिकॉज डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होगा, बिकॉज देखो लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड के होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो रेजोनेंस है ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो बना ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर करने पर जो चीज बनी उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों कार्बोक्सिलेट कहते हैं भाई, तो ये चार्ज्ड है, ATE ना, कार्बोक्सिलेट। तो हमने ये नोटिस किया हुआ है जैसे कि एसिड से एस्टर बनते हैं तो हम लिखते हैं ATE, तो ये इस तरह से ये इंटरमीडिएट है। एसिड को 8 नहीं बोलते, एसिड के डेरिवेटिव या एसिड के सॉल्ट जब बन रहे हैं तो उनको हम 8 बोलते हैं। हाँ, तो वेरी गुड। इन बायोलॉजी, in your class 12 biology, in photosynthesis and respiration, there is a slight problem especially in your state board textbook, where in the paragraph they've written succinic acid, in the diagram they've written succinate, paragraph में लिखा malonic acid, diagram में लिखा malonate। so नहीं, एक जगह वो लोग ने एसिड लिखा है और दूसरी जगह एस्टर लिखा है, basically they've used it interchangeably, but as chemistry students you should realize and understand दैट एसिड और एस्टर ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे बॉडी में या प्लांट के सेल में, लिविंग सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम भर भर के होते हैं, तो कोई भी एसिड होगा ना तो उसका तुरंत सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर एस्टर लिख सकते हो आप, इंटरचेंजेबल है, बट एस्टर एंड एसिड आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियस है, ये तो पता है। The methods of preparations of acids, methods of preparation are completely repeated. Stability, the more the number of resonance structures, या ज़्यादा अगर रेजोनेंस किसी चीज़ में पॉसिबल है तो स्टेबिलिटी के लिए वो हम लोगों को जज करने के लिए आसान होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब एसिड्स के रिएक्शंस करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी में रेजोनेंस का रोल आएगा, डेफिनेटली रिएक्टिविटी में रेजोनेंस का रोल आएगा। यस अच्छा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम ज़्यादा डिटेल में इसमें कोई लिस्ट विस्ट नहीं बना रहे, सिर्फ मार्किंग्स कर लेंगे। रीज़न इज ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर लिटरली एग्जैक्टली द सेम एंड दे आर ऑल रिपीटेड। कुछ भी नया या यूनिक आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें, एक्सेप्ट फॉर वन, वो ड्राई आइस वाला, वो हम करेंगे। उसके अलावा आप देखो तो हमने प्राइमरी अल्कोहल को लेके ऑक्सीडाइज किया था, अल्डिहाइड बना था। प्राइमरी अल्कोहल को लेकर जब हमने PCC यूज़ करके अल्डिहाइड बनाया था तब लिमिटेड ऑक्सीडेशन किया था, अब वहीं पे अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने लगें तो हमको डायरेक्ट अल्डिहाइड पे नहीं आके रुकेगा, वो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा अपने को, एसिड। बस वही तो करना है, तो नया तो कुछ नहीं है, बस रिपीट है। प्राइमरी अल्कोहल ले लो,
प्राइमरी अल्कोहल लेके KMNO4 या ऐसा कुछ कर लोगे तो एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड लेके प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करोगे तो एसिड बनेगा, एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी एसिड बन जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो ऑलरेडी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके बनाया था, तो वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, जोन्स रिएजेंट सही है, CrO3 in H2SO4, that is called Jones reagent, correct। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको लोग क्रोमिक एसिड भी कहते हैं, बट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज द करेक्ट नेम, द केमिकल नेम, that is Jones reagent in बदल जाएगा, बट उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एसिडिक KMNO4 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या फिर एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्काइल बेंजीन, आप बोलोगे ये भी तो हमने किया यार, ओम रोज को देखता है वाला, तो जो पहला था तो वो तो था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन ना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, जिसको हमने ईटार्ड बोला था, बस वही ईटार्ड को एक स्टेप और आगे लेके जाओ तो आपका बन जाता है ये। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो NCERT की स्टेटमेंट है, आपको वो याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना। वो बोलता है एल्काइल बेंजीन्स का विगरस ऑक्सीडेशन करो, तो आप बोलोगे हाँ ये तो नॉर्मल है, क्या है इसमें, एंटायर साइड चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, वो भी ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन, ये बहुत जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली तो यहां पर बेंजोइक एसिड फिक्स हो गया, तो इसको स्टार मार्क करके अपन यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शंस एग्जांपल्स में लिखेंगे। सपोज मेरे पास बेंजीन रिंग विद CH3 था, इसको क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के इसमें मैंने ऑक्सीडाइज कर लिया, या KMNO4 है ना, क्रोमिक एसिड जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्रोमिक एसिड मतलब CrO3 को ही बोलते हैं, और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर इसका बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो आप बोलोगे सर हाँ ऑब्वियस है, इसमें क्या नया क्या है, ईटार्ड में क्या यही रखा था, एल्डिहाइड बन रहा था, फंडा तो सेम ही था भाई, ईटार्ड में यही टोलुइन था, यही क्रोमिक ऑक्साइड था, बट वहां पे क्रोमिक ऑक्साइड की जगह पे हमने यूज किया था CrO2Cl2, यानी क्रोमाइल क्लोराइड यूज किया था हमने, वो थोड़ा माइल्ड है। CrO3 सेकेंड स्टेप, हाँ दो अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, CrO3 एट लोअर टेम्परेचर यूज किया था तो एल्डिहाइड बना था, थोड़ा हीट कर दोगे तो एसिड बन जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, फंडा सेम रहेगा। अच्छा यहां पर इंटरेस्टिंग ये है, यहां पर इंटरेस्टिंग है ये, सपोज CH2 और CH3 ऐसा है, इसको विगरस ऑक्सीडेशन किया, विगरस मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 एसिडिक एल्कलाइन कुछ भी चलेगा, हीट भी किया साथ साथ, तो क्या बनेगा, तो भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा, समझो बात। एंड थर्ड वन इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, और भी इंटरेस्टिंग, जो बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में या रेफरेंस बुक्स में से मिस आउट हो जाता है उनसे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है। अनसैचुरेटेड लंबा भी है, एक कार्बन से ज्यादा है, और अनसैचुरेटेड भी है, तो भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। से भी फर्क नहीं पड़ता, बस मेन ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए विद हीटिंग। कौन सा, अल्कलाइन मीडियम, KOH मतलब अल्कलाइन मीडियम ऐसा दिखा है, तो इसलिए मैंने मार्क किया यहां पे देखो, अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम कुछ भी चलेगा। वैसे अल्कलाइन वाले KMNO4 को वीक कंसीडर किया जाता है इन जनरल, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए तो वो भी स्ट्रॉन्ग ही है। आप एसिडिक में करोगे तो वो तो भयंकर स्ट्रॉन्ग है, वो तो मजा ही आ जाता है एकदम, ठीक है। टर्शरी ग्रुप अफेक्ट नहीं होता, ये और एक इसका एक्सेप्शन है। देखो टर्शरी ग्रुप
अफेक्ट नहीं होता। एल्कीन्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं, एल्कीन्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। तो विच इज द ओनली वन दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड, दैट इज द टर्शियरी ग्रुप नॉट अफेक्टेड। तो इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं एक्सेप्शन वाले। तो मैंने सभी टाइप के एग्जाम्पल आपको यहां पे बता दिए। एक मैं टर्शियरी ग्रुप का भी बता देता हूं। अगर हम पहले वाला लॉजिक फॉलो करते तो हम इसको भी चुपचाप बेंजोइक लिख देते, पर यहां पर ऐसा नहीं होता। तो ये अनअफेक्टेड रहेगा, ये नहीं बनेगा। तो एग्जाम में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन देंगे, देखना ध्यान से। वो बोलेंगे इधर C2H5 है, इधर CH3 है, क्या बनेगा? तो इसका भी COH बन जाएगा, इसका भी COH बन जाएगा, पर इसका नहीं बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते इस एक फंडे पे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते। KMNO4 चलेगा, CrO3 चलेगा और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम भी चलेगा। ओके, चलो नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, वेरी ऑब्वियस। अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ सिंप्लीफाइड वर्जन, मैंने ऑलरेडी कहा कि हम लोग एसिड के पूरी लिस्ट नहीं लिखेंगे बिकॉज वो रिपीटेड है, बट बिकॉज अभी तक अपन सब कुछ लिस्ट फॉर्म में या शॉर्टकट से लिखते आए हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। ऐसा मत समझना कि अरे सर नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा था बिकॉज वो बहुत रिपीटेड है, बट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कहता हूँ, एसिड्स बनाने के MOPs। तो एसिड के डेरिवेटिव्स कौन से थे बताओ? करेक्ट। तो एसिड MOP अगर मुझे करना है तो मैं ऐसा करूंगा, हाई और ड्राई। आप बोलोगे ये क्या है हाई और ड्राई? तो ये है हाई मतलब हाइड्रोलिसिस। देखो क्या है, हाई मतलब हाइड्रोलिसिस, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, अभी किया ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी चलेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स भी चलेगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स भी चलेगा। बेसिकली एल्काइल बेंजीन बोले तो हाइड्रोकार्बन ही हो गया। तो अब ये चार्ट हर चीज का, जैसे हमने सिंप्लीफाइड चार्ट लिखा, इसका भी लिख देते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है बट लिख देते हैं। हाइड्रोलिसिस किसका किसका करोगे? तो ये तो यार कोई बच्चा भी बता देगा कि एसिड के सारे डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस करके आप एसिड बना सकते हो। बच्चे पूछते हाँ सच्ची? अरे हाँ सच्ची। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो डेरिवेटिव्स बने हैं किससे बने? आप बोलोगे सर एसिड से ही बने। तो जब एसिड से ही बने हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा? एसिड ही मिलेगा यार, बात तो सही है। तो हाइड्रोलिसिस यदि हम करें किसका? हम करेंगे हाइड्रोलिसिस सबसे पहले एस्टर्स का। अच्छा पहले एनहाइड्राइड का करेंगे, ठीक है। पहले AEHA एनहाइड्राइड, E एस्टर, H हैलाइड्स, मतलब एसिड हैलाइड्स, और A एसिड अमाइड्स। तो इनका सबका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा? एसिड। इन सबका ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलेगा? एसिड। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब व्हाट इज द अदर नेम फॉर ड्राई आइस? सॉलिड CO2। ड्राई आइस का अर्थ होता है सॉलिड CO2। तो अब इस फंडे के हिसाब से हम यहां देखेंगे तो हमको ये बड़ा आसान लगेगा। नाइट्राइल्स यानी कि साइनाइड, अमाइड यानी कि ये रहा अमाइड्स। अब इस पूरी लिस्ट में हाँ अमाइड्स आर ऑल्सो एसिड्स के डेरिवेटिव्स। साइनाइड्स आर नॉट एसिड्स के डेरिवेटिव्स बट साइनाइड्स आर यूनिक। साइनाइड्स
हैव टू बी हाइड्रोलाइज्ड ट्वाइस, डबल हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है इनका। क्या करना पड़ता है? 2 बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा। इसका भी मैं आपको शॉर्टकट देता हूं, बहुत मजेदार शॉर्टकट है इसका, देखना। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनेगा, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। समझे कैसे? जरा देखते हैं। करेक्ट। अच्छा, हमने एल्डिहाइड कीटोन में स्टीफन रिएक्शन देखा था, याद है? उसमें मैंने पहले बोला था कि पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो, और फिर और एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H2O को जोड़ो। तो क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। ये मैंने शॉर्टकट दिया था, मैंने बोला था आसान तरीका ये है लिखने का। तो वैसे ही अब मैं सेम साइनाइड को एसिड बनाना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा पाई बॉन्ड हटाओ, जिसे गवर्नमेंट बोलती है ना गरीबी हटाओ, वैसा ये बोलेगा भाई पाई बॉन्ड हटाओ और HOH लगाओ। तो आप बोलोगे ठीक है। ये पहला वाटर मॉलिक्यूल आया, 2 बार हाइड्रोलिसिस। क्या लिखा मैंने पिछले पेज पे? डबल हाइड्रोलिसिस लिखा है, देखो। फिर वापस दोबारा पाई बॉन्ड हटाओ और H2O लगाओ, तो बन गया ना RCOOH। आ गया आंसर। इट इज दैट इजी, बस बात ही खत्म। तो आप देखेंगे कि अमाइड से एक वाटर मॉलिक्यूल से अपना काम हो रहा है, एसिड प्लस NH3। साइनाइड में वही 2 वाटर मॉलिक्यूल में अपना काम हो रहा है भाई। तो अमाइड को एक, करेक्ट। तो द आइडिया इज दिस, you convert the cyanide into amide first of all, and then you convert the amide into acid। बात समझ में आ रही? कैसे किया देखो। पहला पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H2O को जोड़ो, फिर पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो, तो आ गया आंसर। पूरा रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट यू डू इज जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग एसिड, आंख बंद करके। तो कोई आपको पूछे हाइड्रोजन साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस व्हाट, आंख बंद करके लिख दो फॉर्मिक एसिड। कोई आपको पूछे CH3CH3CN प्रोड्यूसेस व्हाट ऑन हाइड्रोलिसिस, तो आप लिख दो CH3CH3COH, आइसोब्यूट्रिक एसिड। बात ही खत्म यार। इतने रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है। कोई आपको पूछे कि भाई साइनोबेंजीन है आपके पास, क्या है साइनोबेंजीन, क्या बनाएगा? बात ही खत्म यार, बेंजोइक एसिड बना देगा वो। सोचना क्या है। हाँ, एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड ये तीनों टर्मिनल ग्रुप होते हैं। तीनों आपस में भाई उनकी अपनी सेटिंग चल रही है भाई। साइनाइड बोलता है जब मेरे को कन्वर्ट होना होगा मैं या तो एल्डिहाइड बनूंगा या तो एसिड बनूंगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वो अपना सी तो घर से लेके आया है, तो वो तो कहीं ना कहीं उसको लास्ट में अटैच होना पड़ेगा, बीच में कहां से हो जाएगा। तो एल्डिहाइड, साइनाइड्स और एसिड्स ये 3 प्राइमरी ऐसे मेनली ऐसे हैं जो टर्मिनल है। टर्मिनल का अर्थ ये कि जब वो चेन में लगे होंगे तो उनको नंबर 1 देना पड़ेगा। अच्छा, हाई और ड्राई में ड्राई क्या था? ड्राई आइस। तो ये रहा ग्रीगू हमारा भाई। ग्रीगू के बिना कैसे मानेंगे? तो जब ग्रीगू बाबा मिलते हैं ड्राई आइस से, यानी ड्राई आइस होता है CO2। बहुत बच्चे इसको लिख नहीं पाते। अगेन द ट्रिक इज टू जस्ट राइट इट इन द करेक्ट मैनर।
trick is just to write it correctly. Once you write it correctly, it becomes ridiculously easy. I don't know why people make a mistake. मतलब this is a reaction जो नींद में से उठा के पूछा तो भी आना चाहिए. RMgx plus C double bond O C double bond. This is the trick to write. पब्लिक क्या गलती करती है, टेक्स्ट बुक को कॉपी करने की ट्राई करती है. वहां पे देखो लेटाया हुआ है ऐसा C डबल बॉन्ड ओ सीधा लिखा है ना उन्होंने, लीनियर. आपके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप कैसे लिखोगे. आप लिखोगे ऐसा एल शेप में, बस आपके लिए इजी हो गया. अब आ गया आंसर. क्या किया, सी और Mg बॉन्ड हटाओ, यहां पर भी पाई बॉन्ड हटाओ और कार्बन को कार्बन से मिलाओ. CMg बॉन्ड हटाओ, पाई बॉन्ड हटाओ, कार्बन को कार्बन से मिलाओ. आंसर आ गया देखो, C2H5 C OMgX. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस. C2H5 C OH डबल बॉन्ड O और MgXOH. ये तो है ही ना, ये तो हर जगह रहता है MgXOH. मुद्दा ये है कि जो मैंने यहाँ लिखा आप उसी को यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट करो, कोरिलेट करो तो आपको बड़ा आसान लगेगा. कि देखो सर ये R था तो उसने क्या किया, R को C डबल बॉन्ड O से जोड़ा और O को MgX से जोड़ा. देखो R को C डबल बॉन्ड O से जोड़ा, O को MgX से जोड़ा. सही तो है. RCOH बन गया. हाँ सर RCOH बन गया. तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत है नहीं. आपको याद रखने की कार्बन नंबर जो भी R का था दैट इंक्रीजेस बाय 1. क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन लेके आया है. बस मतलब ड्राई आइस, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ड्राई आइस लेके आया ना एक कार्बन. ड्राई आइस एक कार्बन लेके आया तो बात खत्म. तो आपको कोई पूछ ले कि भाई बताओ C2H5MgX से ड्राई आइस मिलाने पर कौन सा एसिड बनेगा, तो आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत है नहीं. आप आंख बंद करके लिख दो CH3 CH2 COH. आंसर आ गया देखो, प्रोपियोनिक एसिड. खत्म हो गई बात यार. आपको कोई ऐसा हाईफाई सा पूछ ले CH3 CH CH3 CH2 MgX. वैसे ये आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड है. CO2 क्या आएगा आंसर, CH3. करेक्ट. इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोवैलेरिक. अब यहां पर पब्लिक मिस्टेक करती है. देखो आपने भी पेंटाइल बोला बट ये भूल गए कि एसिड्स में कॉमन नेम्स में वैलेरिक आता है 5 नंबर पे, पेंटाइल नहीं आता. ये मिस्टेक नहीं करनी. एसिड और एल्डिहाइड में वैलर एल्डिहाइड और वैलेरिक आता है. हाँ कोई और होता तो आप पेंटाइल बोलते, नो डाउट. तो ये छोटी छोटी चीज़ है. हाँ कॉमन नेम लिख रहे हैं इसलिए बिकॉज आइसो वर्ड डाल दिया. आइसो वर्ड तो कॉमन नेम में आता है. इसी का अगर आपको IUPAC लिखने बोलते तो ये तो बड़ा रिडिकुलसली सिंपल हो जाता आपके लिए. क्यों, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन बरोबर 1 2 3 4 ब्यूटेन है. 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. बस इजी. तो ग्रिगू और ड्राई आइस ने मिलके अपना काम कर दिया भाई. तो अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि वो ये पूछ रहा है कि एक जो फाइनल प्रोडक्ट वो मांग रहा है उसमें एक कार्बन आइटम ज्यादा है. अच्छा ये जनरल रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन आइटम ज्यादा है ना तो क्या यूज करेंगे, ग्रिगू यूज करना, ग्रिगनार्ड यूज करना पड़ेगा. हाँ वो तो होगा ही. और ग्रिगनार्ड तो यूज करना ही पड़ेगा. कार्बन नंबर बढ़ाओगे कैसे, एक ही तो है जो ग्रिगनार्ड है जो लेके आता है कार्बन, इसलिए ग्रिगनार्ड हर जगह यूज करते हैं. ठीक है. असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड अभी बताया. हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स क्या, वापस हाइड्रोलिसिस, घूम फिर के हाइड्रोलिसिस है. तो ये सब बकवास. अब ये बकवास लगने लगता है एक टाइम के बाद, क्या चल रहा है सर. क्यों, क्योंकि एसिड में से हैलोजन हटाया था तो ही तो ये बना था, तो उल्टा कर दिया. और क्या किया, एनहाइड्राइड में से पानी निकाला था तो एसिड में से पानी निकाला था, एनहाइड्राइड बना था. तो उसी एनहाइड्राइड में पानी डाल दो तो एसिड बन जाएगा यार. तो क्या ही बड़ा रॉकेट साइंस हो गया.
एस्टर में पानी डाल दो तो एसिड प्लस अल्कोहल बन जाता है. कैन आई से दिस इज उल्टा ऑफ फिशर एस्टरिफिकेशन? बस क्या है उसमें, कोई बड़ी चीज है ही नहीं. अच्छा, दिस हैज टू टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट है. फिशर एस्टरिफिकेशन, हाँ ये बहुत बार रिपीट होगा, ये बहुत बार रिपीट होगा. फिशर एस्टरिफिकेशन, यस करेक्ट. अच्छा, यहां पर एक चीज है, एनसीईआरटी में एक चीज उन लोगों ने लिख के कंफ्यूज किया है बच्चों को, तो वो मैं बता देता हूं. एनसीईआरटी में उन्होंने यहां लिख दिया NaOH और यहां लिखा है एसिडिफिकेशन, दिख रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में होता है ये. हाँ, अब फंडा कैसे है, दोनों कैसे आपको जज करना, ध्यान से देखो. यदि आप एस्टर का कर रहे हो तो आपको एसिड के प्रेजेंस में करना है. ठीक है. और अगर आप बेसिक मीडियम यूज करना चाहते हो तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा विच इज कार्बोक्सिलेट, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जिसको फर्दर दोबारा आपको ये करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में टू ऑब्टेन द एसिड. तो ये थोड़ा लंबा हो गया, बात समझ में आई? यहां पर पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, बट इजी है. एसिडिक मीडियम आइडियल है, वो यूज करोगे तो बेस्ट है. करेक्ट. तो हमने जो फिशर एस्टरिफिकेशन में किया था, या हमने जो कैनिजारो में किया था, याद होगा हमने कैनिजारो में क्या किया था, NaOH था ना, तो हमने इंस्टेड ऑफ एसिड हमने एसिड का सॉल्ट बनाया, याद है? बस वही फंडा है. तो यहां पर उन्होंने पहले सॉल्ट बनाया, फिर उसको हाइड्रोलाइज करके एसिड बनाया. अच्छा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस के लिए करते हैं. ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर पब्लिक चिल्लाती रहती है. एग्जाम्पलर क्या, यही सारे क्वेश्चन है, इन्हीं को सॉल्व करके एग्जाम्पलर चिल्लाती रहती पब्लिक. तो इसी को प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्जाम्पलर की आपको जरूरत ही नहीं है, यही बेस्ट है. ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्यूटानोइक एसिड. तो करना क्या है, जज क्या करना है, कार्बन नंबर चेंज हुआ क्या? ब्यूटेन मतलब 4 का 4, कार्बन नंबर चेंज हुआ? नहीं. प्राइमरी अल्कोहल से एसिड है तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा. अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो KMnO4 या फिर क्रोमिक एसिड यानी कि CrO3, बात ही खत्म. अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी होता है, फिनाइल इथेनॉइक एसिड, तो यहां पर भी सेम. बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होता है, फिनाइल इथेनॉइक एसिड चलेगा. 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड. यहाँ पे पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं वो लोग. 3 नाइट्रो देख के बच्चे सोचते हैं इसका कोई रोल है, कुछ रोल नहीं है. 3 नाइट्रो चुपचाप अपनी जगह पे लगा हुआ है. ये टेक्निकली ईटार्ड जैसा ही है, ये करेक्ट, ये ईटार्ड जैसा ही है. यहाँ पे ये अल्काइल बेंजीन है और इसको आपने एसिड बनाना है, फिर से वही करना है भाई, ऑक्सीडेशन. तो ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लो. और प्रैक्टिस के आई डोंट मीन कि इनके रिएक्शंस लिखो, इनके रिएक्शन सिर्फ जज करो कि आपको रिएक्शन करने आ रहे हैं कि नहीं, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, बस वो देख लो एक बार. तो आप MCQs के लिए सॉर्टेड हो. ठीक है, खास करके महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तो आपको तो बोर्ड्स में भी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है. बोर्ड्स में तो आपको स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स आएंगे. साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6-dioic acid. Cyclohexene to 1,6-dioic acid. Now here, see when you have a cyclic this thing, क्या बोलते हैं, चेन, कहाँ गया है, हाँ, when you have a cyclic chain and you use it for, what do you say, use it with strong oxidizing agent, very strong oxidizing agent, it breaks open the chain and converts the closed chain structure into an open chain structure. साइक्लोहेक्सीन है ना, तो इसका मैं यहां पे आपके लिए बना देता हूं. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मैंने कहा K2Cr2O7 या CrO3 भी चलेगा, है ना. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में इसको मैं यूज कर रहा हूं. तो यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू
डबल बॉन्ड ओ एच को जोड़ो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा। अच्छा, पब्लिक को कंफ्यूजन और पब्लिक को ना उत्सुकता होती, उत्साह होता है ये जानने का कि सर ये कैसे हुआ यार। तो ये ऐसे हुआ, आपको ओजोनोलाइसिस याद है, मैंने क्या कहा था, पाई बॉन्ड, इस पूरे बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू ओ लगा दो। तो वहां भी तो यही हो रहा था कि चेन खुल जा रही थी, वहां पे क्या हुआ, यही हुआ, चेन खुल गई भाई। तो ये सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड हो रहा था एच के साथ, पर यहां पर और ज्यादा ऑक्सीडाइज करने, तो ये एच भी ओ एच बन गया, बस इतना ही तो फर्क हुआ यार। तो क्या हुआ, समझे बात को। तो ये बहुत इजी है, देखा जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्यूटेनल एल्डिहाइड टू ओइक एसिड, ये भी ऑक्सीडेशन। तो यहां पर सारे के सारे ज्यादा करके आपको ऑक्सीडेशन ही मिलेंगे। हाँ, मिथाइल एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये एसिटोफिनॉन है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन, ये भी पूरा ऑक्सीडाइज होके COH बनेगा, ये भी पूरा ऑक्सीडाइज होके COH बनेगा। अभी किया था ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ। हाँ बस, तो क्या करना है, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है अच्छा वाला। हाँ, कुछ भी लगाओ यहाँ पे, कुछ भी लगाओ, देखो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, खा दो, क्या बना, यही बनेगा। यहाँ पे भी COH बन गया और यहाँ पे भी COH बन गया। बहुत 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 काम की रिएक्शन है ये। अब जो रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड के, दोज आर ऑनेस्टली इफ यू सी रिडिक्यूलस। ठीक है, व्हाई आर दे रिडिक्यूलस, क्योंकि वो बोलता है, वैसे इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अगर जस्ट किसी को आपको रेफर करना, ridiculously easy and repetitive। why ridiculously easy and repetitive, क्योंकि ना वो यहाँ पे इतना गधा बनाते हैं बच्चों को, एनहाइड्राइड लो, हाइड्रोलाइज करो, एसिड बनेगा, फिर रिएक्शन में लिखा है एसिड लो, डिहाइड्रेट करो, एनहाइड्राइड बनेगा। समझे, वो फिर उनका आलू और भालू चल ही रहा है। तो मेजॉरिटी रिएक्शंस रेपिटेटिव है, अपन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपन फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट अच्छे वाले पे, जैसे कि HBZ, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की, है ना, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। आई कम बैक टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक यूनिक चीज़ होती है एसिड में, जो अभी तक हमने अल्कोहल या एल्डिहाइड्स वगैरह में नहीं पढ़ी, बाकी रेपिटेटिव है। अगेन सॉरी, यस, एसिडिक मीडियम में ही होगा। अच्छा, यस, अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड विद मेटल, विद मेटल क्या बनाएगा, मेटालिक सॉल्ट, सीधी बात है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी, हाँ, टेल मी। फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ये डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। कैसा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, बट फिनॉल डज नॉट। क्योंकि अच्छा, फिनॉल का दूसरा नाम क्या था, अपन ने किया है ना, फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, ये हमने किया है, कार्बोलिक नॉट कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोलिक एसिड भी एसिडिक है, कार्बोलिक एसिड भी एसिडिक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक है ही। कार्बोलिक एसिड बहुत ही वीकली एसिडिक है, कार्बोलिक एसिड बहुत ही वीकली एसिडिक है, इसीलिए वो बेसिस के साथ में रिएक्ट नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH ग्रुप इन बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है कंपेयर टू फिनॉल, ऑब्वियसली बॉस। तो
या सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब फिनॉल अगर आप लेते हो और आप उसमें बाइकार्बोनेट का वो पाउडर डालते हो तो वो डिजॉल्व ही नहीं होगा, यूज अप ही नहीं होगा, और एसिड में वो फटक से डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वो सॉल्ट सॉल्युबल है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है आई थिंक सो टेक्स्ट बुक में, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर थियरी में समझाता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली Ka और pKa है जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में और इसमें आता है। तो ऑर्गेनिक में इसका, हाँ ऑर्गेनिक में इसका इतना रेलेवेंस नहीं है जितना इसका वहाँ, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले, ये उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए दिए हुए वैल्यूज़, ठीक है। तो उसको अपन नहीं बिल्कुल नहीं, वैल्यूज़ याद नहीं करने। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में फिनॉल्स के दिए हुए, टेबल में दिए थे, करेक्ट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स वाला एनसीईआरटी में भी दिया, वहां पर एक दो वैल्यूज है जो याद करने। एक जैसे वो 10.1 जो है pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल है ना, एक दो वैल्यूज, वो पिक्रिक एसिड का 7.1 है, वो वैल्यू याद करना है। 10 फॉर फिनॉल, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी बताया उन्होंने, जैसे ये वैल्यू pKa इज 16 फॉर इथेनॉल एंड 10 फॉर फिनॉल। जितना कम pKa उतना ज्यादा अच्छा एसिड। क्या बोला मैंने? pKa जितना कम। अब यहां पर अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, Ka और pKa में फर्क क्या है? करेक्ट, pKa इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो अगर Ka की वैल्यू हाई तो pKa की वैल्यू लो। गुड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड की Ka वैल्यू बहुत ही हाई होती है और pKa वैल्यू बहुत ही लो होती है। pH has to be within a certain scale। pH के लिए 1 to 14 का स्केल ही डिफाइन किया गया, बट Ka और pKa के लिए ऐसा स्केल नहीं है, कैन बी अ वैल्यू लो या हाई, वो मेन है। एंड इट इज ऑलवेज कंपेरेटिव, दैट ऑल्सो प्लीज यू हैव टू रिमेंबर, इट इज ऑलवेज अ कंपेरेटिव स्केल। अगर मैं ऐसा बोलूं इसका pKa 4 है, बताओ एसिड है कि बेस है? ऐसा नहीं, हाँ 4 इज कंसिडर्ड लो, नो डाउट, बट pH में आपको 1 to 14 में मैं पूछूं pH 4 है तो आप बोलोगे हाँ सर एसिडिक है, क्लियर, 7 से कम है तो एसिडिक। बट Ka और pKa में ऐसा तुक्का नहीं मारने का, हाँ इसके रिलेशन में ये एसिडिक है, इसके रिलेशन में ये बेसिक है, ऐसा है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट है इसमें जो अगेन इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर थोड़ा सा रेलेवेंट भी है और समझने की जरूरत भी है। वो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का सिस्टम। ये शायद आपने मुझे पूछा भी था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये, नहीं किसी और ने पूछा होगा, कोई और बच्चे ने पूछा होगा, बट ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। यदि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ जो आपको कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है ना, वो हमेशा क्या होगा? वीक होगा। दैट इज द आइडिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई से acetic acid, sulfuric acid, again as I said it's a make sure you understand, I said it is a comparative thing. Sulfuric acid is strong, acetic acid is weak, clear. Acetic acid will give you H plus
plus CH3COO minus. By the way, this is carboxylate, in this case acetate. ये उसका बेस है. एसिड वीक था तो बेस स्ट्रॉन्ग निकलेगा. यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग था, हाइड्रोजन सल्फेट, वेरी गुड, एंड दिस इज वीक बेस. करेक्ट. तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का फंडा, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एसिड का? फिनॉल का, ऑफ कोर्स, यस. सो एग्जांपल 1 में मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर किया. एग्जांपल 2 में मैं बेंजोइक एसिड को फिनॉल से कंपेयर कर लेता हूं. सो हियर नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक, राइट. और इसी बेसिस पे तो हमने बोला कि ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है और ये नहीं करता. ये भी सही है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बोल दिया भाई. सो इसका अर्थ ये है कि जब ये अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा विच विल बी C6H5COO माइनस, और जब ये अपना कॉन्जुगेट बनाएगा बेस यानी कि C6H5O माइनस, तो ये वीक होगा और ये स्ट्रॉन्गर होगा कंपैरेटिवली. इजी, सिंपल. कौन सा? ये, हाँ, ये कार्बोक्सिलेट है. कार्बोक्सिलेट, अच्छा, कार्बोक्सिलेट को देखो, कार्बोक्सिलेट के बारे में बहुत कुछ मिलेगा. देखो, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन. ये मैंने एक्चुअली थोड़ी देर पहले कहा था. इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. When do you say an acid is weak or strong? जो फटाक से रिएक्ट करे वो स्ट्रॉन्ग, जो ना रिएक्ट करे वो वीक. ये स्टेबल है. क्यों स्टेबल है भाई? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है. उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. रेजोनेंस बेसिकली क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ, उसको हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना. चार्ज ब्रेकअप, चार्ज ब्रेकिंग, बहुत लोग अलग अलग नाम बोलते हैं. अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी हुई है. फंडा एक ही कि चार्ज फैल गया, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ. कॉन्सेंट्रेट होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है तो स्टेबल हो जाता है. अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को मिले तो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव था. कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इज हैप्पी टू टेक द नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन इज हैप्पी टू टेक द नेगेटिव चार्ज, which means that structure is more stable. अच्छा, सिमिलरली कंपैरिजन, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल. देखो मैंने इतना सारा यहां पे इसीलिए लिखा, ये समझाने के लिए. कॉन्जुगेट ऑफ फिनॉल को क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड. has non-equivalent resonance in which the negative charge is on the carbon atom. Correct. करेक्ट. तो अब एक और चीज आप नोटिस करेंगे बच्चे, देखो एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल की मैं बात करता हूं, वीक और स्ट्रॉन्ग की मैं बात करता हूं, पर फिनॉक्साइड पढ़ते वक्त अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में उस वक्त हमने बोला था कि फिनॉक्साइड इज मच मोर स्टेबल देन फिनॉल इटसेल्फ. ये भी हमने कहा था. फिनॉल से ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड, पर उसका बाप कार्बोक्सिलेट स्टेबिलिटी के मामले में. हाँ, सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट है कि भाई रेजोनेंस फिनॉक्साइड में इतना भी जरूरी नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट में है.
करेक्ट करेक्ट. So carboxylate is more stable than phenoxide. So carboxylic acids are more acidic than phenols. आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट तो नहीं समझ में आई. स्टेबिलिटी तक तो समझ में आया सर, ये लास्ट स्टेटमेंट में आपने बाउंसर मार दिया. तो ये देखो, जब मैं बोलता हूं कि कार्बोक्सिलेट स्टेबल है तो ये कार्बोक्सिलेट बनना चाहेगा, यस और नो. तो ये फटाक से बोलेगा भाई हाइड्रोजन लेके जाओ. अपना फेमस स्टेटमेंट, हाँ अपना फेमस स्टेटमेंट हेरा फेरी के परेश रावल बाबू राव, लेके जाओ. वो देगा ना हाइड्रोजन, बोला लेके जा भाई तू हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि तू हाइड्रोजन लेके जाएगा तो मुझे स्टेबल कार्बोक्सिलेट बनने का मौका मिल रहा है. तो मेरे को तो मजे आ रहे, तो मैं तो बनूंगा, तो मैं तो एसिडिक बनूंगा क्योंकि मैं फटाफट हाइड्रोजन दूंगा, तो मैं अच्छा एसिड बनूंगा. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हेंस प्रूव्ड. क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने के बाद, प्रोटॉन देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट बन रहा है वो तो खुद स्टेबल है ना. और ये वीक क्यों है? क्योंकि ये देने के बाद गरीब बन जाता है. ये बोलता है अरे यार तो मेरा हाइड्रोजन लेके गया, अब मैं वीक हो गया ना यार, तो मत ले जा. तो जब देने की बारी आती है तो ये नहीं देता जल्दी, तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड नहीं है. एकदम क्रिस्टल क्लियर. देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन दीज थिंग्स, बट आई हैव अगेन एज आई हैव सीन स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो, वो प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई में फंसे रहते हो. बोलो सॉरी. वीडियो लैग तो नहीं हो रहा है इस बार? सॉरी या. सो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी फालतू में लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है फिनॉल्स में. फिनॉल्स का लेक्चर तो अपन ने किया था डिटेल में कि फिनॉल्स में क्या इफेक्ट आ रहा था, किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का. तो वही सेम इफेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है. देखो, डोनर ग्रुप्स एसिडिटी को डिक्रीज करेगा और विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को बढ़ाएगा. बस इतना सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं. और उसके ऊपर और एक फंडा हमने देखा था, डिस्टेंस के साथ में उसका इफेक्ट कम होते जाता है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसका इफेक्ट जो है वो कम होते जाता है. तो हमने ऐसा एक एमसीक्यू भी सॉल्व किया था. फ्लोरीन है ना, चेन में फ्लोरीन लगाया हुआ था. एक में फ्लोरीन यहाँ लगाया है, एक में फ्लोरीन, हाँ 2 फ्लोरीन है तो बात ही खत्म हो गई. और अगर सिंगल है तो देखो दूर कौन सा लगा है. दूर जो है वो लेस होगा और जो नजदीक है वो ज्यादा होगा उसका इफेक्ट. हाँ वो तो रिएक्शंस के लिए ना, वो तो ईएएस के लिए. वो ईएएस में आएंगे, अब इसमें आएंगे, ईएएस पे भी आएंगे. अभी ये इफेक्ट्स करके अपन ईएएस पे जाएंगे. ईएएस में मैं आपको दोबारा बताऊंगा डोनर और विड्रॉइंग ग्रुप्स किस तरह से मेटा डायरेक्टर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं. ठीक है, तो यहां पे जरा बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की. तो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई. अब ये अगेन बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने बहुत ये किया है, तो यहां सिंप्लीफाई करते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज. हाउ? बाय स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस, by delocalizing the negative charge, by inductive and resonance effect. ये लंबा हो जाता है बच्चों के लिए, सिंपल याद रखो. विड्रॉइंग ग्रुप लगाया एसिडिटी बढ़ेगी, डोनर ग्रुप लगाया एसिडिटी कम होगी. डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिटी by destabilizing the conjugate base. एसिडिटी ऑर्डर के लिए फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर साइनाइड, फ्लोरीन, अगेन सिंगल. यहाँ पे 3 फ्लोरीन, यहाँ पे 1 फ्लोरीन. ऑब्वियसली कॉमन सेंस. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिनाइल, ये सारे विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. ये सारे के सारे विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. अपने को मालूम है भाई हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबको पता है. इसमें नया क्या है? और ऑक्सीजन जो है वो तो
हैलोजन के पहले ही आता है, तो ठीक है। पर जब 3 फ्लोरीन आ जाए तो ऑक्सीजन कहाँ से उससे टकराएगा, तो नाइट्रो सेकंड नंबर पे आ जाता है, CF3 पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल उन्होंने दिया आपको, एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, FCH2COOH क्लोरीन, फ्लोरीन वाला क्लोरीन से ज़्यादा एसिडिक है, फिर ब्रोमीन से ज़्यादा एसिडिक है, फिर फॉर्मिक, फिर वापस क्लोरीन। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर नोट करने जैसी चीज़ क्या है कि सर ये देखो, हाँ ये वाला और फॉर्मिक बीच में आ गया, तो जो मैंने कहा था डिस्टेंस वाला फंडा याद करो, इतना फर्क पड़ जाता है कि क्लोरीन को एक कार्बन और दूर लेके गए ना तो फॉर्मिक बीच में आ जाता है, तो ये नोट करने जैसा है। अच्छा, यहां पर भी फंडा वही है जो हमने एल्डिहाइड्स में देखा था कि एलिफैटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। एरोमेटिक तो हमेशा जनरली कम ही रिएक्टिव होते हैं बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं ना। तो यहां पर भी सेम फंडा है। कोई आपको पूछे कि भाई बेंजोइक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है कि एसिटिक, तो आप बोलोगे बेंजोइक है कम रिएक्टिव, एसिटिक है ज्यादा रिएक्टिव, एसिटिक वाला। और एलिफैटिक में सबसे रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मिक। सीधी बात है भाई, मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, एसिडिक कैरेक्टर की, मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की यदि हम बात कर रहे हैं तब हम बोलेंगे कि भाई फॉर्मिक एसिड जो है वो तो एसिटिक से ज्यादा रिएक्टिव है, फिर वो बेंजोइक से ज्यादा रिएक्टिव है, सीधी बात है, ठीक है। फिनाइल और विनाइल सिस्टम्स अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगा दें तो इंक्रीजेस द एसिडिटी, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिनाइल और विनाइल जो है ये विड्रॉइंग ग्रुप्स में काउंट होते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क किया पिछले पेज पे, अगर आप देखो ये रहा फिनाइल, ये रहा। Why this phenyl has that effect? Because of sp2। अच्छा, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो sp is more electronegative than sp2 which is more than sp3, correct? Why? Because of percentage of s character। यहाँ पे 50% है, यहाँ पर 33.3% है, यहाँ पर 25%, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में भी sp ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3, तो करस्पॉन्डिंगली एसिडिक कैरेक्टर के मामले में भी बिकॉज sp2 है डायरेक्टली बेंजीन रिंग का और उस पर आप फिनाइल वगैरह लगा दो, मतलब सॉरी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे आप फिनाइल लगा दो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि रिएक्शन में फालतू है यार, एनहाइड्राइड क्या है? वाटर निकालो। अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट अच्छा चाहिए, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, अल्कोहल चैप्टर में करवाया, 3 अलग अलग उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी करवाई, 20% फॉर टर्शरी, 60% फॉर सेकेंडरी, 95% फॉर प्राइमरी, याद होगा। पर उसके साथ साथ ये भी एक P2O5 बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। अगर आपको H2SO4 ना मिले तो आप P2O5 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन, फिर वही फंडा है यार, एस्टेरिफिकेशन एसिड है प्लस अल्कोहल कर दो, क्या बन जाएगा? एस्टर, है ना। दे आर एस्टेरिफाइड विद अल्कोहल्स। कौन सा ये? फिशर एस्टेरिफिकेशन, इजी। ये मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, ये वाला पार्ट मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा इग्नोर करो। ये उन्होंने सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर बताया है, ये ऊपर आना चाहिए था ये डायग्राम, यहाँ डाल दिया है, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में हो जाता है, प्रिंटिंग एरर होती है।
फिर PCl3 PCl5 SOCl2, क्या नया है? कुछ नहीं नया भाई। PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन। अगर यहाँ पे एक चीज नोट करना प्लीज कि सारे रिएक्शन का जो प्रिंटिंग है वो पूरा उल्टा पुल्टा है, ये देख के पागल जैसा मत लिखना। हाँ, तो यहाँ पर PCl3 PCl5 SOCl2, ये जो P2O5 वाला है ना, ये यहां दिया है, ये देखो, ये रहा यहां, ठीक है। फिर फिशर एस्टेरिफिकेशन तो बता दिया। फिर यहां PCl3 PCl5 और SOCl2 वाला दिया। इसको हमने अल्कोहल के साथ किया था, याद है? अल्कोहल का क्या रिप्लेस हो रहा था? OH। अल्कोहल का OH रिप्लेस हो रहा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, तो OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, ऐसा पोएट्री की तरह याद किया था। OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा। उधर उसको डार्जेंस बोला था। फंडा रहेगा सेम, OH गया, Cl लगाया, बाय प्रोडक्ट भी सेम। देखो PCl5 में POCl3, PCl3 में H3PO3, SOCl2 में SO2 और HCl, दोनों गैशियस, तो ये मिलेगा प्योर। तो यहाँ क्या बन रहा है? अमाइड्स नहीं है ये, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये अलग, ये रिएक्शन अलग है और हेडिंग अलग है। मिलते हैं एसिड हलाइड्स, ये रहे, है ना, PCl5 के साथ एसिड हलाइड्स मिलते हैं। हाँ, थायोनिल क्लोराइड देखो ना, SOCl2 इज प्रेफर्ड बिकॉज अदर टू विल गिव यू मिक्सचर एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। SOCl2 में गैशियस प्रोडक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेम डार्जेन वही है। रिपीट पूरा रिपीट। LiAlH4 और डाइबोरेन दोनों क्या थे? आप बोलोगे सर रिड्यूसिंग एजेंट थे। LiAlH4 में 4 हाइड्रोजन वो लेके आया था, डाइबोरेन में वो 6 हाइड्रोजन लेके आया था सर। तो एसिड को LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन के साथ प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली उल्टा नहीं हुआ। आप बोलोगे सर इसके पहले MOP में आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, उसको ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बन गया। तो यहाँ पे उल्टा लिया, एसिड लिया, इसको रिड्यूस तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। बोलो हाँ कि ना? ऑफ कोर्स प्राइमरी एसिड है, एसिड टर्मिनल है यार, क्या कर रहा है? एसिड तो टर्मिनल है ना। So when we take acid, we'll get primary alcohol. When we take aldehyde also, we'll get primary alcohol. अब उसका रिएक्शन यहाँ लिखा है। रिएक्शन ये रहा, एसिड LiAlH4 in ether or B2H6 gives alcohol. Easy. I'm going theory here, reaction नीचे। नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है सीक्वेंस, इट्स ओके। जो थियरी में कर रहा हूं मैं उसी का रिएक्शन मार्क कर रहा हूं, डोंट वरी। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन, बिल्कुल नहीं, अल्कोहल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर तो ऑब्वियस है यार, तो ऑब्वियस है, पता चल जाता है क्या क्या टूटा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पता चल ही जाता है। प्रोडक्ट देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैलोजिनेशन पे आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आते हैं हैलोजिनेशन, ये वाला, बाकी सबको मारो गोली। यहां देखो हैलोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए? टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था,
ये और एक रिएक्शन आ गया जहां पे अल्फा हाइड्रोजन मांग रहा है भाई। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्या नाम है इस रिएक्शन का? हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। वी कॉल इट HVZ. We will call it HVZ reaction. It is called the Hell-Volhard-Zelinsky reaction, and it's a very important reaction which requires the presence of an alpha hydrogen. Now, why this is a very important and very unique reaction, HVZ? Let's try and understand. यहां पर ये अभी तक आपके सिलेबस में आपने देखा, अगर नोटिस किया होगा तो आपने देखा कि जो भी है अल्कोहल के रिएक्शंस, अल्काइल हैलाइड्स, HDA चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर, उसमें जो भी रिएक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप पे ही तो होता है। इनफैक्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। पर हैलोजिनेशन, ये HVZ एक ही ऐसा रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है यहां पे जहां पर फंक्शनल ग्रुप अनटच्ड है, उसको कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। फंक्शनल ग्रुप को हाथ ही नहीं लगाना है, विच इज वेरी स्ट्रेंज कि फंक्शनल ग्रुप की ही तो पढ़ाई हो रही है, चैप्टर का नाम ही एसिड है, पर फंक्शनल ग्रुप को कोई हाथ नहीं लगा रहा। अब ये बड़ा यूनिक हो जाता है। देखो तो बोलता है कि भाई आपके पास यदि एसिटिक एसिड था तो पहले जज करो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2। अब आप बोलोगे सर रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 तो PCl3 या PCl5 नहीं होना चाहिए था? हाँ, PCl3 और PCl5 ही होना चाहिए था टेक्निकली, है ना। बट रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देखना ध्यान से, हियर इज वेयर इट गेट्स यूनिक। अल्फा हाइड्रोजन है रेड फॉस्फोरस प्लस X2 इन वाटर। अच्छा, रिएक्शन क्या होगा नोट करना। रिएक्शन होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ऐसे का ऐसा है और उसमें एक क्लोरीन लग गया है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन हुआ, यानी कि इस रिएक्शन का नाम मैं लिखूंगा, HVZ का दूसरा नाम लिखूंगा अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? अच्छा, ये यहां पे स्टॉप होगा क्या? नहीं, ये फर्दर जाएगा, CHCl2 बनेगा, अभी भी COH मेंटेन, और फर्दर जाएगा CCl3COH बनेगा। डायरेक्ट क्लोरीनेशन जैसा ही है, सिर्फ हाइड्रोजन को हटा हटा के क्लोरीन या हैलोजन लगते जाएंगे, पर कौन सी पोजीशन पे? अल्फा पोजीशन पे, फंक्शनल ग्रुप को टच नहीं करेंगे। तो अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्फा डाइहैलो भी बन सकता है, अल्फा ट्राइहैलो भी बन सकता है। जितने अल्फा उतना रिप्लेसेबल है। सही है ना। और एक रिएक्शन है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज CO2 टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। नाउ ये एक्चुअली स्पीकिंग एल्केन्स चैप्टर में स्टार्ट में दिया हुआ है, एकदम स्टार्टिंग में एल्केन्स चैप्टर में, तो इसलिए बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ एल्केन ही तो है, इजी तो है, बट ये लास्ट में वापस घूम के आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे आता है, क्यों आता है, समझ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स इन what kind of reaction? Whenever they have electrolysis of aqueous solutions. ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड अगर आपने किया तो वो क्या बनाता है? वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बनाता है विद
1 कार्बन एटम लेस। तो बोलोगे ये कैसा ऐसा, 1 कार्बन एटम लेस का मतलब, चेक करते हैं। सपोज मेरे पास C2H5COONA था, Na नहीं सॉरी, हाइड्रोजन, मतलब प्रोपियोनिक एसिड था मेरे पास। कभी भी डीकार्बोक्सिलेशन में एरो पे हमेशा CaO और CO2 तो रहेगा ही, कैल्शियम ऑक्साइड और हीटिंग ये तो रहेगा ही, ये तो फॉर श्योर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जो CO2 निकला इसमें से, CO2 निकल गया तो C2H5H समझ में आया, तो C2H6 और CO2 निकला वो Na2CO3 बनेगा। कैसे बनेगा भाई, तो NaOH तो चाहिए ना। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोल्बीज। हमने कोल्बीज रिएक्शन किया था फिनॉल्स में, सैलिसिलिक एसिड वाला। यहां पर इसको बोलते हैं कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। जब एसिड से हाइड्रोकार्बन बन रहा है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन करने से जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एल्केन्स में स्टार्ट में दिया हुआ, अगर आप नोट करेंगे कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट 13 ऑफ क्लास 11 में आपको मिलेगा, ये काफी डिटेल में दिया हुआ है। खैर वील ऑल्सो डिस्कस दैट ड्यूरिंग आवर रिविजन टाइम, नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस दैट। उसके बाद जो आते हैं हमारे 5 बहुत ही फेवरेट EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आई थिंक बता चुका हूँ, पका चुका हूँ आपको बता के। शाना रिएक्शंस, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, नाइट्रेशन and acylation. And alkylation and acylation are called Friedel-Crafts reaction. ठीक है, फंडा ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यदि हम लोग उसको बेंजीन रिंग के साथ देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है ये अपने आप में मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो ये मेटा डायरेक्टर है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करता है तो ये मेटा डायरेक्टर है। इजी मैंने आपको तरीका बताया याद रखने का। यानी कि इसके साथ कुछ रिएक्ट करेगा तो वो जो नया ग्रुप है वो कहाँ भेजेगा उसको, वो उसको मेटा पोजीशन पे भेजेगा। डायरेक्टर आपको बताता है ना कि अच्छा तू ये कर, तू एक्टिंग कर, तू एक्शन कर, तू कॉमेडी कर, तू रोमांस कर। वो डायरेक्टर होता है, वो आपको बताता है कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर भी मेटा डायरेक्टर क्यों बोलते हैं उसको? वो कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा है, ये बेंजीन रिंग है, वो उसके साथ अटैच होकर पहले से ही बैठा है। बाहर से नाइट्रो आया, वो उसको बोलेगा ओ भाई चलो मेटा पे जाके बैठो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले आया। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए उसको डायरेक्टर बोला अपन ने। तो यहां देखें तो ये इस तरह से होगा। सपोज यहां पर क्लोरीन लगा होता तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसको हम बोलते पैरा ऑर्थो डायरेक्टर। ये अच्छा आदमी है, 2 चॉइस देता है। ये बैठा हुआ है क्लोरीन बेंजीन रिंग के ऊपर, आप आए बाहर से तो आपको बोलेगा देखो आप लो टेम्परेचर पे आओ तो ऑर्थो पे बैठ सकते हो, आप हाई ज़्यादा फुदक रहे हो जाओ दूर जाके बैठो, चलो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा तकलीफ है, जाओ दूर जाके बैठो, पैरा पे जाओ। ये लॉजिक है उसका। लो टेम्परेचर पे हो, अच्छे आदमी हो, ज़्यादा तकलीफ नहीं दोगे, बाजू में आओ, बाजू में बैठो ऑर्थो पे। तो यहाँ पे फंडा, आई नो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड बट इन रियलिटी दैट इज व्हाट हैपेंस। टू रिड्यूस द क्या रिपल्शन, वो पैरा पे भेजेगा। जब एनर्जी ज़्यादा है, रिपल्शन होने वाला है तो पैरा पे भेजता है, तो हाई टेम्परेचर पे पैरा पे जाता है भाई। तो यहाँ तो हम लोगों को टेंशन ही नहीं, क्योंकि हम एसिड की बात करें, क्लोरीन को हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मेटा डायरेक्टर है एसिड बॉस।
अल्डिहाइड भी बेटा डायरेक्टर था, इसका भाई है। तो अब इस चीज़ को अगर हम नोट करें तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड में COH तो था, जब वो H2SO4 के साथ सल्फोनेशन या नाइट्रेशन करने जाएगा, बाय द वे इसको हम लोग नाइट्रेटिक मिक्सचर बोलते हैं, ये तो पढ़ाया मैंने पहले। तो NO2 कहाँ आया? मेटा पोजिशन पे आया, कोई टेंशन ही नहीं। अगर यही एसिड की जगह पे क्लोरीन होता, हैलोजन होता, OH फिनॉल होता, तो आपको चेक करना पड़ता, अच्छा ऑर्थो पे लगाऊं कि पैरा पे लगाऊं, फिर टेम्परेचर चेक करूं, फिर कॉन्सेंट्रेशन चेक करूं। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं, चुपचाप मेटा पे लगाओ, काम खत्म करो। बात समझ में आ गई? वैसे ही यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, ये ब्रोमीन लगाना, मेटा पे लगा दिया, बात ही खत्म, इजी हो गया। ठीक है। कहाँ पे? हाँ, क्या लिखा है देखो। हाँ अच्छा, इस केस में ना इन जनरल मैंने वो EAS के 5 जो लिखे वो इन जनरल है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, एक यूनिक है, बिकॉज AlCl3 हमारा जो कैटलिस्ट है, कौन है हमारा कैटलिस्ट? ये खुद एक लुईस एसिड है, ये खुद एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो यहां जो ये लुईस एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ जाता है। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, अगेन यू नीड ड्रास्टिक कंडीशंस एंड इंस्टेड ऑफ AlCl3 यू कैन यूज समथिंग एल्स, FeBr3, FeCl3, BeCl2, अदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड है ना। बट येस, फॉर योर लेवल, फॉर योर इंटेंट्स एंड पर्पसेस, यू कैन रिमेंबर इट एज फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता। तो इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि बाकी सब में तो हो रहा था, यहाँ पे ये दो नहीं हो रहे, बट फंडे सारे सेम टू सेम। अच्छा, लास्ट 2 लाइन में उन्होंने, मतलब देखो वो चैप्टर इतना बड़ा है कि वो NCERT लेवल भी कंटाल गए, यूजेस भी अलग से ऐसे हेडिंग वेडिंग डाल के नॉर्मली लिखते थे, यहाँ पे बस लास्ट 2 लाइन में यूज लिख के भाग गए, बोले चलो खत्म करो यार। देखो अच्छा कहाँ है? नहीं है। अच्छा तो ठीक है, ये 2 यूजेस है, और 1-2 अगर आपके किसी आपके बुक में एक्स्ट्रा दिए होंगे तो याद कर लेना। यूजेस में क्या ही है? अच्छा, यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओहो, हेक्सेन डायोइक एसिड इज यूज्ड फॉर नाइलॉन 6,6, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका नाम क्या लिखवाया था मैंने? एडिपिक, है ना, 6 वाला OMS है ना, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ठीक है, ये याद रख। और एस्टर्स आर यूज इन परफ्यूम्स, यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट इन फूड प्रिजर्वेटिव, ये भी मैं आप लोगों के लेक्चर में पहले, मतलब आपके लेक्चर में बोल चुका हूँ। इनफैक्ट जब थियरी लेक्चर ले रहा था अल्कोहल फिनॉल का इन लोग के साथ में, ध्रुव और इन लोग के साथ में, तब मैंने कहा था कि घर पे केचप की बॉटल पड़ी होगी, टोमेटो केचप की, उसमें जाके चेक करना, केचप की बॉटल पे सोडियम बेंजोएट लिखा हुआ मिलेगा। एंड फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इनफैक्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आप एक MCQ पॉइंट लिख के रख सकते हो, इंपॉर्टेंट वाला। सोप में एक पोटेशियम सोप होता है और एक सोडियम सोप होता है। S इज नॉट S, मतलब सोडियम वाला सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, पोटेशियम वाला सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप। सॉफ्ट सोप नहाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए, है ना, डव जिसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम, पैर साबुन, संतूर साबुन, ये सब, मतलब बेसिकली जो नहाने के साबुन होते हैं, हम जो स्किन पे लगाते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो लिपिड्स, एग्जैक्टली वहाँ पर लाइपेज एंजाइम्स का भी यूज़ किया जाएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज आपको लिपिड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है। आपको चाहिए, आप सोप घर पे बना सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। घर पे नारियल का तेल है, नारियल का तेल लो, उसमें, क्योंकि नारियल के तेल में क्या होगा, फैटी एसिड होंगे, कॉमन सेंस की बात है यार। और बाहर से मार्केट से लेके आओ कोई बेस, बेकिंग पाउडर वगैरह डालो, यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्लॉक्स, ऐसे ना चिपचिपा सा आपको ये मिलेगा, फ्लॉक्स मिलेंगे। ऑब्वियसली दैट इज नॉट सोप,
दैट इज अ वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ सोप, बट आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप वो फ्लॉक्स को निकालो और उसको ऐसा पूरा बॉल बनाओ, बन गया आपका साबुन, झाग करेगा वो, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल। सो एसिड्स में ऐसा कुछ मेजर ये नहीं है, फैटी एसिड्स से सोप बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्ट और हार्ड वाला ये जरूरी है, ये याद कर लेना, है ना। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे ना, बड़े बड़े वाले, जिसमें लॉन्ग चेन है, मतलब बड़े ग्रुप्स है या स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप्स हैं, वो सब आगे हम लोग डिटर्जेंट्स में भी पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग डिटर्जेंट्स भी पढ़ने वाले, तो डिटर्जेंट्स में भी और यूज होते हैं ऐसे। सरफेस केमिस्ट्री में भी डिटर्जेंट्स के बारे में आएगा रोल उसका, बट मेनली वहाँ पे तो मैकेनिज्म की बात है। और लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का एक चैप्टर है जिसमें डिटर्जेंट्स को थोड़ा इन डिटेल करने वाले हैं, कैटायोनिक, एनायोनिक, उनकी क्लासिफिकेशन एट्सेट्रा, ठीक है, तो उसको अपन कवर करेंगे। चलो, सो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अमाइंस पे जाना है।